स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। दोस्तों, हम डेथ वारंट के 7वें भाग पर पहुंच चुके हैं। ये कहानी बहुत बुरी तरह से उलझ चुकी है। एक तरफ जगमोहन देवराज चौहान को बचाने के लिए निकला हुआ है और दूसरी तरफ देवराज चौहान जगमोहन को बचाने के लिए। तो बाकी बातें एंड में करेंगे। अभी शुरू करते हैं डेथ वारंट पार्ट 7। देवराज चौहान नाइट क्लब से बाहर निकला और तेजी से एक तरफ बढ़ गया। एनी कार में बैठी जॉन की वापसी का इंतजार कर रही थी कि उसने देवराज चौहान को क्लब से बाहर निकलकर एक तरफ जाते देखा। एनी देवराज चौहान को देखती रही, फिर तुरंत मोबाइल निकालकर नंबर मिलाया, बात की। जॉन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, बात होते ही एनी ने कहा, परंतु वो नहीं निकला। काम में लगा होगा, उधर से आवाज आई। फंस भी सकता है, तुम पता लगाओ कि जॉन नाइट क्लब में किस हालत में है। मुझे एक और जरूरी काम याद आया है, मैं अब यहां से जा रही हूँ। जॉन के बारे में खबर मिलते ही मुझे फोन करना। कहने के साथ ही एनी ने फोन बंद करके वापस रखा और कार स्टार्ट करके उस तरफ बढ़ा दी जिधर देवराज चौहान गया था। कुछ आगे जाते ही फुटपाथ पर देवराज चौहान जाता दिखा। एनी ने उसके पास कार ले जा रोकी और ऊंचे स्वर में बोली, हेलो। देवराज चौहान ठिठका, फिर कार की तरफ बढ़ाया। पास आकर झुकते हुए भीतर देखा। हाय, एनी ने मुस्कुराकर कहा, पहचाना मुझे? क्यों नहीं, देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं तुम्हारे इंतजार में बाहर ही थी, एनी ने हंसकर कहा। तुम मुझे अच्छे लगे। मैंने तुम्हारे साथ डिनर करने की बात सोच रखी है। अब तुम ही मना कर दो तो दूसरी बात है। मैंने भी कुछ नहीं खाया। देवराज चौहान दरवाजा खोलकर भीतर बैठता हुआ कह उठा, तुम यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में जानती हो? ज्यादा नहीं, एक दो जगह जानती हूँ जहाँ बढ़िया खाना मिलता है, एनी ने कार आगे बढ़ा दी। परंतु अगले ही पल मन ही मन में चौंकी। उसे बारूद की स्मेल आई थी देवराज चौहान के पास से। स्मेल देवराज चौहान के रिवॉल्वर से आई थी, क्योंकि वो रुझान शहरी पर ताजा ताजा 2 फायर करके आया था। एनी ने देवराज चौहान को देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। मुझे हैरानी है कि तुम मेरे इंतजार में बाहर रही, देवराज चौहान बोला। तुमने जिससे मिलना था मिल लिए? हाँ, बहुत जल्दी वापस आ गए। छोटी सी मुलाकात थी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। जब क्लब में आदमी तुम्हें उठाकर बाहर ले आए थे, तो तब तुम नशे से भरे स्वर में उन्हें गालियां दे रही थी। जब वो तुम्हें छोड़कर चले गए, तो तुम तब नशे में नहीं थी। तुम्हें सुनने में फर्क लगा होगा, मैं तब नशे में नहीं थी, एनी ने हंसकर कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कार दौड़ी जा रही थी। तुम एस्टोनिया में क्या कर रहे हो? एनी ने पूछा। कुछ काम से आया हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहां से मुझे एस्टोनिया में बिजनेस बढ़ाने के लिए भेजा गया है। कैसा बिजनेस? फिश का। मेरी कंपनी दुनिया भर से सूखी फिश के ऑर्डर लेकर एस्टोनिया से भिजवाएगी। मैं उन कंपनियों से बात कर रहा हूँ जो सूखी फिश तैयार करते हैं, देवराज चौहान ने कहा। मेरी यहाँ की एक कंपनी में नौकरी लगी है, कंप्यूटर का काम करती हूँ। 3 दिन पहले ही आई हूँ, परंतु रहने के लिए कोई सस्ता ठिकाना नहीं मिल रहा। तुम कहाँ रहते हो? रोलीबो होटल में। वाह, वो तो महल जैसा है, एनी खुशी से बोली। वहां तो बहुत मजा आता होगा रहने में। मुझे कल होटल खाली करना है। क्यों? कंपनी का ऑर्डर है कि किसी सस्ती जगह पर रहूं, क्योंकि मुझे यहाँ वक्त भी लग सकता है। तुम्हें भी सस्ती जगह चाहिए, मुझे भी सस्ती जगह चाहिए, एनी कह उठी। तो क्या ना हम दोनों मिलकर एक ही जगह ले लें? एस्टोनिया में पति पत्नी को आसानी से रहने को घर मिल जाता है। पति पत्नी? देवराज चौहान ने उसे देखा। हम दोनों नकली पति पत्नी बन जाते हैं दिखावे के लिए, एनी बोली। फिर हमें डीलर आसानी से घर दिला देगा। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम दोनों की समस्या हल हो जाएगी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। इसमें सोचने की क्या बात है, एनी बोली। मैं तुम्हें जानता नहीं, तो क्या हो गया? मैं भी तुम्हें नहीं जानती। किराए का घर लेकर हम एक साथ रहेंगे, परंतु अपने अपने काम देखेंगे। मुझे तो कोई एतराज नहीं। अगर तुम्हें भी एतराज ना हो, तो कभी कभी प्यार भी कर लिया करेंगे।
मैं मैरिड हूं। तो क्या हो गया? हमारे देश में तो मैरिड भी दूसरों से प्यार करते रहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता। होता होगा। ये सब जगह होता है। एनी विश्वास भरे स्वर में कह उठी। ऐसा नहीं होता। होता होगा। मैं ऐसा नहीं हूं। तो बात दूसरी है। तो तुम तैयार हो? हम दोनों दूसरों की नजर में पति पत्नी बनकर रहेंगे। ठीक है। देवराज चांद ने कस लिया। तो कल सुबह घर ढूंढेंगे। एनी कह उठी। मेरी समस्या हल हो गई। तुम्हारी भी। तुम्हारा नाम एनी है और तुम्हारा नाम देवराज चौहान। एनी बोली। कहीं सच में मेरे पति मत बन जाना। क्या मतलब? कभी कभी मैं सिगरेट पीती हूँ। तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। ड्रिंक भी लेती हूँ। बेशक तुम जहर भी ले लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। देवराज चांद मुस्कुराया। तुम्हारे साथ मेरी अच्छी पटेगी। कुछ ही देर में एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में एनी ने कार रोकी और दोनों रेस्टोरेंट के भीतर जाकर एक टेबल की कुर्सियों पर जा बैठे। वहां भीड़ थी। यहाँ मैंने एक बार खाना खाया है। बुरा नहीं है खाना। तुम खा के देखना, और हाँ, हम एक दूसरे के साथ जरूर रहेंगे, परंतु मुझसे ये आशा मत करना कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता या खाना बनाऊंगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैं एस्टोनिया काम करने आया हूँ, तुम्हारे हाथ का खाना खाने नहीं आया। देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारे विचार अच्छे हैं। एनी ने सिर हिलाकर कहा। काम से लौटते वक्त मैं तुम्हारे लिए खाना बाहर से ले, जैसे मैं घर में बैठा खाना खाता रहूंगा। देवराज चांद मुस्कुराया। तभी वेटर आ गया। एनी डिनर का ऑर्डर देने लगी। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया तो एनी ने देवराज चौहान से कहा, पैसे की फिक्र मत करना, वो मैं दे दूंगी। देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। तभी एनी का फोन बजने लगा। एनी ने फोन निकालकर स्क्रीन पर आया नंबर देखा और उठकर देवराज चौहान से बोली, मैं अभी आई, कहकर वो रेस्टोरेंट की उस दिशा की तरफ बढ़ गई जिधर बाथरूम था। हेलो। एनी ने बात की। पता चला है कि नाइट क्लब में गोलियां चली हैं। कुछ लाशों की भी खबर है। कानों में आवाज पड़ी। और जॉन? उसकी कोई खबर नहीं। उसे फोन किया? हाँ, परंतु जॉन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सब जॉन ने किया होगा? एन ने बेचैनी से पूछा। जॉन कुछ भी कर सकता है। कहीं जॉन मरने वालों के बीच न हो। रुझान शहरी खतरनाक आदमी है। जॉन ने अगर नाइट क्लब के भीतर कुछ किया होगा तो शहरी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। अभी जॉन के बारे में कुछ खबर नहीं मिली। क्लब के भीतर तुम जॉन के साथ ही रहती तो बेहतर होता। जॉन टेढ़ा है। उसके दिमाग में जो घुस जाता है वो उसे पूरा करके ही। इन बातों को छोड़ो और जॉन के बारे में खबर मिलते ही मुझे बताना। हो सकता है जॉन का फोन मुझे आ जाए। वो मेरे काम का बंदा है। इस काम में मुझे जॉन जैसे आदमी की ही जरूरत है। तुम कहाँ हो इस वक्त? किसी काम पर हूं। जॉन के बारे में मुझे बताना मत भूलना। एनी ने कहकर फोन बंद करके बाथरूम में प्रवेश किया और 5 मिनट बाद ही वो देवराज चौहान के सामने कुर्सी पर बैठी थी। पापा को फोन आया था आयरलैंड से। वो नाराज हो रहे थे कि मैंने नौकरी के लिए एस्टोनिया शहर ही क्यों पसंद किया। आयरलैंड में भी नौकरी। मेरा एक दोस्त है यहाँ, वो भी आयरिश है। देवराज चौहान बोला। अच्छा, कौन है वो? एनी कह उठी। उसे ही ढूंढ रहा हूँ अपने काम के साथ साथ। छोड़ो, ये पक्का है ना कि कल हम कहीं पर रहने की जगह ढूंढने? एनी बोली। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद टेबल पर डिनर सर्व हो गया। अगला दृश्य। रात के 12:30 बज रहे थे जब देवराज चौहान और एनी रेस्टोरेंट से निकले और कार में सवार होकर वहां से चल पड़े। रात के इस वक्त मौसम ठंडा था। समुद्री हवा की खुशबू वातावरण में मौजूद थी। तुम्हें रेलिबो होटल में छोड़ दूं? एनी कार ड्राइव कर रही थी। ये ठीक रहेगा। मुझे रात को कार चलाना अच्छा लगता है। एनी कह उठी। तुम अपना फोन नंबर मुझे दे देना, सुबह फोन करूंगी। अभी मेरे पास फोन नहीं है। कल फोन के साथ नया नंबर लूंगा। ठीक है, तुम मेरा नंबर ले लेना। मुझे फोन करना मत भूल जाना सुबह। मुझे भी रहने के लिए ठिकाना चाहिए, भूलूंगा क्यों? देवराज चौहान, एकाएक एनी बोली। तुम्हारा पीछा हो रहा है। पीछा? हाँ। जब से हम होटल से निकले हैं नीले रंग की एक कार इस कार के पीछे आ रही है। मेरा पीछा कोई क्यों करेगा? मैं तो सूखी मछली खरीदने यहाँ आया।
कंप्यूटर के काम वाले का कोई पीछा क्यों करेगा? एनी हंसकर बोली। ये पक्का है कि कोई कार हमारे पीछे है? देवराज चांद ने एनी को देखा। पक्का, वो नीले रंग की कार है। लेकिन तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो कार हमारी कार के पीछे है? देवराज चांद बोला। एक बार आयरलैंड के कुछ गुंडों ने मेरा अपहरण करने की चेष्टा की थी। उसके बाद से मेरी आदत हो गई है इस बात का ध्यान रखने की कि कोई मेरे पीछे तो नहीं है। एनी ने सामान्य स्वर में कहा। देवराज चांद ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कई वाहन थे और तीव्र हेडलाइटें चमक रही थी। कौन सी कार है? देवराज चौहान ने पूछा। पीछे से पीछे वाली, एनी बोली। कभी वो आगे आ जाती है तो कभी पीछे हो जाती है। तुमने क्या किया है जो कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? तुम सूखी मछली का ही काम करते हो ना? हाँ, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो सूखी मछली उन देशों में भिजवाती है जहां पर मछली पहुंचते पहुंचते खराब हो जाती है। मैं तो यहाँ उन कंपनियों से सूखी मछली की बात करने आया हूँ जो सूखी मछली तैयार करते हैं और हम उन्हें जहां पहुंचाने का ऑर्डर दें वो वहां पहुंचा दें। मछली छोड़ो, पीछे आती कार के बारे में सोचो, एनी ने कहा। देवराज चौहान ने पुनः पीछे देखा। एनी कार को सामान्य रफ्तार से सड़क पर दौड़ा रही थी। मेरे ख्याल में वो तुम्हारे पीछे हैं। मछली वाले से उन्हें कोई मतलब नहीं होगा, देवराज चौहान ने कहा। वो तुम्हारे पीछे हैं, एनी बोली। तुम्हारे पीछे हैं? फिर तो हमें इस बात का फैसला कर लेना चाहिए कि पीछे वाली कार किसके पीछे है। कैसे होगा फैसला? अगले किसी मोड़ पर तुम कार से उतर जाना, एनी बोली। अगर वो तुम्हारे पीछे हुए तो तुम्हारे पास आएंगे, मेरे पीछे हुए तो मेरी कार के पीछे आएंगे। ये ठीक रहेगा, परंतु तुम्हें खतरे में छोड़कर जाना क्या ठीक होगा? मेरी चिंता मत करो, वो मेरे पीछे नहीं है। ठीक है, देवराज चांद ने सिर हिलाया। मुझे किसी मुनासिब जगह पर उतार देना। एनी इस दौरान शीशे से पीछे भी नजर रख रही थी। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा सस्ता मकान लेने का सपना अधूरा रह जाएगा। चिंता मत करो, हम कल मिलेंगे। अगर वो तुम्हारे पीछे न हुए तो। एनी कार को सड़क के किनारे करती कह उठी। आगे मोड़ है, मैं कार रोक रही हूँ, तुम फौरन उतर जाना। समझ गया। तभी एनी ने सड़क के किनारे आते ही फुर्ती से ब्रेक लगाए। देवराज चांद ने दरवाजा खोला, बाहर निकला, दरवाजा बंद किया। एनी कार को दौड़ाती ले गई। देवराज चौहान की निगाह पीछे थी, नीली कार की तलाश में। नीली कार उसी पल उसके सामने से निकलती चली गई। वो नहीं देख सका कि भीतर कौन बैठा है। वैसे भी रात का अंधेरा था। देवराज चौहान ने एनी की कार की तलाश में नजरें दौड़ाई, परंतु वो कार नहीं दिखी, जबकि नीली कार आगे मोड़ से बाएं मुड़ती चली गई थी। देवराज चौहान समझ गया कि अगर पीछा हो रहा था तो वो कार एनी के पीछे थी। परंतु एनी तो कंप्यूटर का काम करती है, उसमें ऐसा क्या है कि कोई उसका पीछा करे? खूबसूरत अवश्य है वो, परंतु उसके साथ होने की वजह से रात के इस वक्त कोई पीछा करने से रहा। देवराज चौहान को लगा कि पीछा होने जैसी कोई बात नहीं है। एनी को यूं ही वहम हुआ है। अगला दृश्य। एनी ने मोड़ मुड़ते ही सीट के नीचे हाथ डाला और वहां फंसा रखी रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। नजर सामने थी तो शीशे के द्वारा पीछे भी थी। फौरन उसे कार इसी तरफ मुड़ती दिखी। वो नीली कार थी। तो कोई उसके पीछे है? एनी सावधान हो उठी। होंठ भींच गए उसके। उसी पल एनी का मोबाइल बजने लगा। एनी ने आगे पीछे सावधानी से देखते हुए रिवॉल्वर गोद में रखी और मोबाइल उठाकर बात की। हेलो, रॉजर। रॉजर। रॉजर तुम? एनी के होंठों से निकला। मैं तुमसे फिर बात करूंगी, इस वक्त जरा अपने पीछे आती कार की वजह से तो व्यस्त नहीं हो? तुम्हें कैसे पता? एनी चौंकी। उस नीली कार में मैं ही हूं। तुम कार कहीं रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। हैरानी है, तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया? पीछा क्यों करते रहे? वो तुम्हारे साथ था। देवराज चौहान? मैं उसका नाम नहीं जानता। उसी के बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। रॉजर की आवाज कानों में पड़ी। ओह, मैं कार रोकने जा रही हूँ। एनी ने मोबाइल बगल की सीट पर रखा और कार को सड़क के किनारे रोक दिया। उसी पल पीछे नीली कार आ रुकी।
एनी अपनी कार से बाहर निकली तो नीली कार से रॉजर निकलकर उसके पास आया। इस तरह पीछे आकर तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तुम तो इंग्लैंड में थे और मैं कल ही एस्टोनिया पहुंचा। कल? परंतु मुझे तो खबर नहीं दी गई कि तुम आए हो। किसी को भी नहीं पता कि मैं आया हूं। यह मेरा पर्सनल टूर है, रॉजर ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे पास ऐसी खबर थी जो तुम्हें बताना जरूरी था। तुम्हें फोन किया परंतु लगा नहीं। एस्टोनिया आते ही मैंने फोन नंबर यहाँ का ले लिया था। क्या बात है? फ्रोजा इंग्लैंड में किसी हिंदुस्तानी के साथ थी। सुना है वो उससे प्यार करने लगी थी। हाँ, एनी के होठों से निकला। ऐसा ही कुछ मुझे भी पता चला। मेरी बात को उड़ाओ मत एनी, फ्रोजा तुम्हारी बहन है, तो इससे ये मतलब नहीं कि तुम उसकी कमजोरी ना सुनो। वो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस की बेहतरीन एजेंट है, परंतु वो किसी हिंदुस्तानी के प्यार में पड़ गई थी जो उसे इंग्लैंड में ही मिला। इस बात के पूरे सबूत हैं। क्या सबूत है? वो चीफ के पास है। चीफ मानता है कि फिरोजा किसी हिंदुस्तानी के प्यार में पड़ गई। चीफ की बात ही तुम्हें बता रहा हूँ। ये बातें मैं पहले से ही जानती हूँ। तुम कोई नई बात बताओ रॉजर। एनी की निगाह रॉजर पर थी। उसी प्यार में पड़कर फिरोजा ने अपने मिशन मिट्टी में मिला दिया। चीफ कहता है कि फिरोजा हिंदुस्तानी के साथ वो सीडी लेकर फरार हो गई जो उसने चीफ को सौंपनी थी। फिरोजा ऐसा क्यों कर रही है, यही जानने तो मैं एस्टोनिया आई हूँ। चीफ कहता है, सुनो रॉजर, मुझे पूरा विश्वास है कि फिरोजा किसी खतरे में फंसी हुई है। उसी की वजह से तुम ये क्यों भूल जाती हो कि सीडी उसने सीआईए के हवाले कर। इस बात का क्या सबूत है कि फिरोजा ने सीडी सीआईए को दे दी? एनी होंठ भींच कर कह उठी। क्योंकि वो सीडी फिरोजा के पास थी और अब वो सीआईए के पास पहुंच चुकी है। इस बात का जवाब तो फिरोजा ही देगी कि वो सीडी सीआईए के पास कैसे पहुंची। फिरोजा मेरी बहन है और वो अपने देश की सेवा में लगी है। वो इतना बड़ा गलत काम नहीं कर सकती। सीआईए से उसका कोई रिश्ता नहीं। आगे भी मेरी बात सुन लो, रॉजर गंभीर स्वर में बोला। मैंने पता लगाया है, या कहूं कि पता लग गया, कि तुम्हारे साथ जो हिंदुस्तानी है वो देवराज चौहान नाम है उसका, मार्शल का जासूस। देवराज चौहान? तो तुमने उसका नाम जान लिया? सब जानती हो? उसका क्या नाम है जिसके साथ फिरोजा का नाम जोड़ा जा रहा है? जगमोहन। हम्म, तुम ठीक कह रही हो। माँ ने जगमोहन ही नाम बताया था। देवराज चौहान आज ही एस्टोनिया पहुंचा है और आते ही उसने सीआईए के ठिकाने पर, जो कि टोनी केमिकल सेंटर के नाम से जाना जाता है, धावा बोल दिया। वहां इसने 6 लोगों को शूट किया, जिसमें से एक साइमन डिसूजा था। साइमन डिसूजा? वो खतरनाक जासूस? एनी के होंठों से निकला। वही। उसे इसी देवराज चौहान ने सीआईए के ठिकाने पर जाकर शूट किया और वहां से सीडी ले उड़ा। एनी चौंक कर उछली। क्या? सीडी अब देवराज चौहान के पास है? एनी के होंठों से निकला। हाँ। तुम्हें कैसे पता? टोनी केमिकल सेंटर में एक डबल जासूस है जो हमें खबरें देता है। उसने चीफ को फोन पर बताया। बल्कि सीसीटीवी कैमरे में कैद इस देवराज चांद की तस्वीर भी चीफ को उसने भेजी, तो चीफ ने मुझे तस्वीर फोन पर भेज दी। ये मेरा ऑफिशियल टूर ना सही, परंतु चीफ जानता है कि मैं एस्टोनिया में हूं और तुम्हारे पास आया हूं। कहने के साथ ही रॉजर ने अपना फोन निकाला और कुछ बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर देवराज चौहान की तस्वीर नजर आने लगी। एनी ने होंठ भींचकर स्क्रीन पर नजर आते देवराज चौहान के चेहरे को देखा। सीडी देवराज चौहान के पास है? एनी होंठ भींचकर कह उठी। हाँ, ये देवराज चांद रुझान शहरी नाइट क्लब गया। उसके बाहर ही मेरी इससे मुलाकात हुई थी। ये वहां पर रुझान शहरी को मार आया है। क्या? एनी चीख उठी। वहां जॉन की लाश के अलावा 8 और लाशें भी हैं। हमारे आदमियों ने जॉन की लाश ढूंढ निकाली है, जो कि एक कूड़ा घर में फेंकी गई थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम कैसे खतरनाक इंसान के साथ हो। बेशक बेहतरीन जासूस हो, परंतु देवराज चौहान का रूप खूंखारों जैसा है। वो टोनी केमिकल सेंटर में गया और साइमन डिसूजा को मारकर वहां से उस महत्वपूर्ण सीडी को भी ले आया। हैरानी है कि वो जिंदा कैसे बचाया। एनी गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तुम ये बताओ कि तुम देवराज चौहान के साथ क्यों हो और क्या करना चाहती हो? क्या है तुम्हारे मन में? मैं उसके साथ रहकर उसकी जासूसी करूंगी और उस पर नजर रखूंगी कि चीफ ने देवराज चौहान को खत्म करने को कहा है। ये मेरा काम नहीं है, पाकसन का काम है ये। अब तो मेरा देवराज चांद के साथ रहना
और भी जरूरी हो गया है क्योंकि सीडी उसके पास है, वो मैंने हासिल करनी है। हैरानी है कि सीआईए के ऑफिस से देवराज चौहान साइमन डिसूजा जैसे एजेंट को मारकर सीडी ले आया। एनी के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई दे रहे थे। देवराज चौहान बहुत खतरनाक इंसान है। जॉन को किसने मारा? देवराज चौहान ने? ये मैं नहीं जानता, परंतु रुझान शहरी के क्लब में कुछ तो हुआ है। वहां शहरी मरा, जॉन मरा, 8 और लोग मरे। फिर देवराज चांद जब नाइट क्लब से निकलकर मेरी कार में बैठा तो तब मैंने उसके पास से बारूद की हल्की हल्की स्मेल महसूस की थी, जैसे वो गोलियां चलाकर आया हो और रिवॉल्वर उसकी जेब में हो। वही ये काम करके आया था क्लब में, रॉजर ने कहा। मैं तुम्हें सावधान करना चाहता था तो कर दिया। रोजा के साथ इंग्लैंड में कोई हिंदुस्तानी था जिसके प्यार में वो पड़ गई। फिर सीडी सीआईए के पास पहुंच गई। उसके बाद फिरोजा और वो हिंदुस्तानी जगमोहन गायब हो गए। फिरोजा को आखिरी बार यहीं एस्टोनिया में देखा गया है। एनी होंठ भींच कर बोली। तुम्हें मेरी सहायता की जरूरत हो तो मैं रुक जाता। जॉन तो अब रहा नहीं जो। कोई जरूरत नहीं है। तो मैं जाऊं? हाँ। एस्टोनिया से जाऊं? एस्टोनिया में रहो, एनी गंभीर स्वर में बोली। मैं तुम्हें काम बताऊंगी। तुम चीफ से कह दो कि मेरे साथ काम कर रहे हो, जॉन की जगह पर। जॉन तो जिंदा रहा नहीं अब। अगला दृश्य। देवराज चौहान रिलीवो होटल पहुंचा। सावधान था कि उसके कमरे पर में पड़ी वेटर की लाश के बारे में किसी को पता न चल गया हो। इतना तो उसे आभास हो गया था कि दुश्मन की नजर उस पर है और वो चालाक है। उसके हाथ भी लंबे हैं जो उसे होटल के कमरे में कॉफी में जहर दिया गया, परंतु उसकी सतर्कता की वजह से जिंदा बच गया था वो। वेटर के खामखा मारे जाने का उसे दुख था, परंतु तब उसे कॉफी पिलाना जरूरी था कि मालूम कर सके कि कॉफी में जहर है या नहीं। कमरे में पहुंचकर देवराज चांद ने सबसे पहले बेड के नीचे पड़ी वेटर की लाश देखी, जो कि अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थी जैसे वह रख कर गया था। उसके बाद जूते उतारे और सीधा बेड पर जा लेटा। कल उसे हर हाल में यह होटल छोड़ देना होगा क्योंकि वेटर की लाश को ज्यादा देर छिपाया नहीं जा सकता था। लाश में जहर था और सुबह तक लाश से बदबू उठनी शुरू हो जानी थी। कमरे में साफ सफाई वाले होटल के कर्मचारी भी आते थे। देवराज चौहान को बेड पर लेटे 10 मिनट भी न हुए थे कि फोन बजने लगा। देवराज चौहान फौरन उठा और फोन की तरफ बढ़ गया। कौन होगा फोन पर? क्या मार्शल या एनी? हेलो। देवराज चांद ने रिसीवर उठाया। लाश के साथ सोने में मजा तो आता होगा, अनजान सी आवाज कानों में पड़ी। देवराज चांद के होंठ सिकुड़ गए। कौन हो तुम? वही जिसने कॉफी में तुम्हारे लिए सौगात भेजी थी। तो तुमने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की? किस्मत वाले हो जो अभी तक जिंदा हो। कौन हो तुम? तुम तब से मेरी नजर में हो जब से तुमने एस्टोनिया में पांव रखा है। हिंदुस्तान से जब तुम प्लेन में बैठे तो मुझ तक खबर पहुंच गई थी कि तुम आ रहे हो। देवराज चौहान नाम है तुम्हारा। हिंदुस्तान के नामी डकैती मास्टर हो। तो तुम मेरे बारे में जानते हो। मार्शल ने क्या सोचा कि डकैती मास्टर को इस काम पर लगाएगा तो किसी को खबर नहीं होगी? तुम्हें इस काम में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये मामला जासूसों का है। तुम जैसे डकैती मास्टर ये काम नहीं कर सकते। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत किससे वास्ता रखते हो? सीआईए या ब्रिटिश खुफिया एजेंसी से, या फिर? तुम्हें सीआईए ढूंढ रही है। आवाज पुनः कानों में पड़ी। साइमन डिसूजा को तुमने टोनी केमिकल सेंटर में जाकर मारा, 8 और लोगों की जान ली। वहां से तुम फिरोजा वाली सीडी भी ले उड़े। सीआईए तुम्हें छोड़ेगी नहीं। हो सकता है उससे पहले मैं तुम्हें मार दूं। कम से कम ये तो पता चल गया कि तुम सीआईए की तरफ से नहीं हो। ग्राफिको को भी तुमने मार दिया। देवराज चौहान के दांत भिज गए। क्या बिगाड़ा था ग्राफिको ने तुम्हारा? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। तुम फ्रोजा के बारे में ग्राफिको से पूछताछ कर रहे थे। कौन फ्रोजा? मुझे पागल मत समझो, मैं किसी फ्रोजा को नहीं जानता, देवराज चौहान ने कहा। ग्राफिको की टेबल के ड्रॉर में टेप रिकॉर्डर रखा था और बातों के बीच उसने टेप चला दिया था। उसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। क्या तुम अपनी आवाज सुनना पसंद करोगे? फोन पर ही सुना देता हूँ। इस बार आवाज में व्यंग के भाव थे। तो तुम ग्राफिको के साथी हो? वो जर्मनी का जासूस था। मैं उसका साथी नहीं हूं, परंतु वो टेप मेरे हाथ लग गई है। तुम्हें साइमन डिसूजा के यहाँ से सीडी मिल गई।
उसके बाद तुम फिरोजा को क्यों तलाश करते फिर रहे हो? तुम्हारा काम तो हो गया है। मेरा काम क्या है तुम जानते हो? मार्शल ने तुम्हें सीढ़ी लाने के लिए भेजा है। बेकार की बातें मत करो। तुम कुछ नहीं जानते और मेरे से जानने की चेष्टा कर रहे हो। देवराज चांद ने कड़वे स्वर में बोला। मैं ये तो जानता हूं कि तुम्हारे कमरे में वेटर की लाश है। तो होटल वाले होटल वाले वेटर को होटल में तलाश रहे थे। मैं उन्हें बता सकता हूँ कि वेटर की लाश तुम्हारे कमरे में है। तुमने कॉफी में जहर क्यों दिया? तुम्हें मारने के लिए। वजह? तुम एस्टोनिया पहुंचकर हमारे काम को खराब करने लगे हो। मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम बताओ कि तुम कौन हो, ताकि मैं तुम्हें रास्ते से हटा सकूं। एस्टोनिया से चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। कहने के साथ ही फोन बंद हो गया। होंठ भींचे देवराज चांद ने रिसीवर रख दिया। दिमाग तेजी से दौड़ने लगा था। वो जाने किन लोगों की नजरों में था। इस तरह काम नहीं हो सकता था। सबसे पहले इन लोगों की नजरों से बचकर अलग जगह ठिकाना बनाना होगा, तभी आगे के कामों को अंजाम दिया जा सकेगा। अगला दृश्य। सुबह 9 बजे देवराज चौहान ने होटल छोड़ा। सूटकेस और ब्रीफकेस साथ था, परंतु वो जानता था कि कुछ अनजान लोगों की नजरों में है और उनसे पीछा छुड़ाना जरूरी है। इसलिए ये जानना जरूरी था कि पीछे कौन लोग हैं। परंतु ये काम किराए की टैक्सी में नहीं हो सकता था। कार की जरूरत थी। देवराज चौहान ने पोर्टर से होटल की पार्किंग में सूटकेस रखवा लिया और $10 देकर उसे वापस भेज दिया। उसके बाद देवराज चौहान ने भरपूर निगाह हर तरफ मारी, लेकिन ऐसा कोई नहीं दिखा जो उसे उस पर नजर रखता दिख रहा हो। परंतु कोई नजर उस पर रख तो जरूर रहा था। पार्किंग अटेंडेंट वहां से दूर था। देवराज चौहान पार्किंग में खड़ी कारों को देखने लगा। एक सामान्य कार उसने पसंद की और जूतों की एड़ी में से एक तार निकाली, जिससे उसने कार का स्टीयरिंग डोर खोला। फिर सूटकेस और ब्रीफकेस लाकर कार में रखा। उसके बाद स्टीयरिंग के नीचे हाथ डालकर इग्निशन की तारों को खींचकर अलग किया और फिर दोनों तारों के सिरों को साथ मिलाते ही उसने एक्सीलेटर दिया तो कार उसी पल स्टार्ट हो गई। देवराज चौहान ने कार पार्किंग से निकाली और आधे मिनट में ही बाहर सड़क पर ले आया। तेजी से कार को दौड़ा दिया। देवराज चौहान एस्टोनिया शहर के रास्ते नहीं जानता था, परंतु मन में यह था कि उस पर नजर रखने वाले लोगों से पीछा छुड़ाना है। ऐसे में जो सड़क दिखती उसी पर कार को दौड़ा देता। जल्दी उसे एक टैक्सी दिखाई दे गई जो उसके पीछे थी। देवराज चौहान उस टैक्सी से पीछा छुड़ाने की चेष्टा में लग गया, परंतु टैक्सी ड्राइवर भी एक्सपर्ट था। वो पीछे लगा रहा। आधा घंटा बीत गया, परंतु पीछे लगी टैक्सी से पीछा छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सका देवराज चौहान। तो उसने एक बाजार की पार्किंग में कार को ले जा रोका और उतरकर सीधा दुकानों की तरफ बढ़ गया। उस टैक्सी को माइकल चला रहा था। देवराज चौहान की गाड़ी पार्किंग में लगा देवराज चौहान को गाड़ी पार्किंग में लगाते देखकर उसने टैक्सी को सड़क के किनारे ही रोक दिया। नजरें देवराज चौहान पर टिकी रहीं, जो कि दुकानों की तरफ बढ़ा जा रहा था। माइकल फोन को कान से लगाए रहा। चंद पलों की खामोशी के बाद नई आवाज कानों में पड़ी। ये वही आवाज थी जिसने रात देवराज चौहान से बात की थी और कॉफी में जहर देने की बात स्वीकारी थी। कहो माइकल, तुम देवराज चौहान की नजरों में आ गए हो? हाँ। अब मेरा उसके पीछे और लगे रहना खतरनाक होगा, माइकल ने कहा। तो खत्म कर दो उसे। माइकल तुरंत सीधा हुआ। खत्म कर दूं? कर सकते हो क्या? पता नहीं, माइकल गंभीर स्वर में बोला। देखता हूं। वो खतरनाक है। दूर से ही उसका निशाना लेने की कोशिश करना। सीडी उसके पास है जो उसने साइमन डिसूजा से। उसे गोली मारने के बाद उसका सामान चेक करना। सीडी मिल जाएगी। इतना कहने के साथ ही उधर से फोन बंद हो गया। माइकल ने फोन बंद करके जेब में रखा और जेब से रिवॉल्वर निकाली। रिवॉल्वर को चेक करने के बाद उसे कमीज के भीतर पैंट में फंसाया और दरवाजा खोला कि तभी ठिठक गया। दरवाजा पूरा नहीं खुल सका था कि पास ही देवराज चौहान आ खड़ा हुआ। माइकल चौंका। देवराज चौहान ने खुला दरवाजा बंद किया और उसे देखकर मुस्कुराया। माइकल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कैसे हो माइकल? देवराज चौहान बोला। माइकल कुछ कह ना सका। तुम पीछा बढ़िया करते हो। मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ा सका, देवराज चौहान ने पुनः कहा। अब माइकल का चेहरा सख्त हो गया था। क्यों कर रहे थे मेरा पीछा?
माइकल ने फुर्ती से कमीज में छिपी रिवॉल्वर निकालने की चेष्टा की। देवराज चांद ने हाथ बढ़ाकर उसके कलाई थाम ली। माइकल ठिठका, रिवॉल्वर निकालने की गलती मत करना। देवराज चांद का स्वर शांत था। माइकल कुछ ढीला पड़ा। तुम कल से ही मुझ पर नजर रख रहे हो? हाँ। माइकल के होंठ खुले। किसके लिए काम करते हो? माइकल के होंठ भिज गए। देवराज चांद ने साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और हाथ भीतर ले जाकर नाल उसकी छाती पर रखी। ये रिवॉल्वर शोर नहीं करती और तुम्हारे मरने का फौरन किसी को पता भी नहीं चलेगा। मत मारना मुझे। तो मेरे सवालों का जवाब दो। किसके लिए काम करते हो? पार्कसन के लिए। ये कौन है? एस्टोनिया में ब्रिटिश जासूस है। तो तुम ब्रिटिश जासूस हो? नहीं, मैं सिर्फ पार्कसन के कहे कामों को पूरा करता हूं। अब क्या कर रहे हो? तुम्हारा पीछा। क्यों? बस मुझे यही कहा गया कि तुम्हारा पीछा करना है। तुम जहां जहां जाते हो उसे बताता रहूं। तुम मुझे एयरपोर्ट पर ही मिले थे, यानी कि पार्कसन को पक्की खबर थी कि मैं एस्टोनिया पहुंच रहा हूं। माइकल चुप रहा। तुम लोग मुझसे इतना डर क्यों रहे हो, जो मेरी इतना चिंता कर रहे हो? पार्कसन का कहना है कि मार्शल ने किसी को भेजा है, तो खतरनाक ही होगा वो। जानते हो मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? माइकल हिचका। बोलो। फ्रोजा वाली सीडी लेने। और वो सीडी कहाँ है? देवराज चांद ने पूछा। तुम्हारे पास। कल तुमने साइमन डिसूजा से। काफी जानकारी है तुम्हारे पास। देवराज चांद ने कड़वे स्वर में कहा। सीडी मेरे पास है तो मैं अब एस्टोनिया में क्यों हूं? माइकल कुछ नहीं बोला। पार्कसन कहाँ मिलेगा? माइकल के चेहरे पर घबराहट उभरी। बोलो वरना गोली मत चलाना, कहकर माइकल ने एक एड्रेस बताया। ये जगह पार्कसन का ठिकाना है। इस मामले में कौन कौन से देश हैं? सीआईए, इंग्लैंड और जर्मनी। इंग्लैंड क्या चाहता है? वो सीडी वाले मामले से बाहर निकलना चाहता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सीडी उसे मिल जाए। मतलब कि इंग्लैंड मामला दबा देना चाहता है। ऐसा ही समझो। सीआईए का साथ दे रहा है इंग्लैंड? नहीं, इंग्लैंड चाहता है कि इस मामले से उसका नाम ना जुड़े। वो अमेरिका या इंडिया से दुश्मनी नहीं चाहता। और सीआईए? सीआईए को तब तक चैन नहीं मिल सकता जब तक सीडी उसे ना मिल। सीडी तो सीआईए के पास थी, तब सीडी को नष्ट क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब सीआईए ही दे सकती है। और क्या जानते हो इस मामले के बारे में? सीआईए तुम्हें एस्टोनिया में तलाश कर रही है। वो मुझे नहीं जानते तो? तुमने कल टोनी केमिकल में हंगामा खड़ा किया था। वहां गुप्त कैमरे लगे थे। अब तुम्हारी तस्वीर उनके पास है। देवराज चांद के होंठ सिकुड़े। रोजा कहाँ है अब? मैं नहीं जानता। आखिरी बार वो एस्टोनिया में देखी गई थी। ब्रिटिश जासूस होते हुए उसने सीडी सीआईए को भेज दी। यही सुनने में आ रहा है, परंतु इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। माइकल ने कहा। मुझे बताने को और क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। सोच लो। काम की बात बताते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। सब कुछ बता दिया मैंने तुम्हें। पिट। गोली चली। माइकल की छाती में गोली जा लगी। उसके शरीर को झटका लगा। देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में रखी और माइकल की टैक्सी से दूर होकर पार्किंग में खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। उसकी सतर्कता भरी निगाह हर तरफ फिर रही थी। अगला दृश्य। देवराज चांद ने वहां से 3 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे कार रोकी। फुटपाथ पर ही फोन बूथ का बक्सा लगा था। आसपास देखता वो बूथ में प्रवेश कर गया। यहां तक आने में उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि कोई उसका पीछा न करे, परंतु ऐसा कोई वाहन नहीं दिखा जो उसके पीछे हो। रिसीवर उठाकर देवराज चांद ने सिक्का भीतर डाला और एनी का फोन नंबर मिलाया। इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी था किसी सुरक्षित ठिकाने को तलाश करना। ऐसा ठिकाना एनी के साथ साथ ही वो ले सकता था, क्योंकि एनी को भी अपने लिए किसी जगह की तलाश थी। रात एनी का सुझाव उसे अच्छा लगा, परंतु देवराज चांद ये नहीं जानता था कि एनी ब्रिटिश जासूस है और फ्रोजा की बहन है। और तो और एनी उसकी असलियत भी जान चुकी है। देवराज चांद इन बातों से अनजान था। एनी से फोन पर बात हुई उसकी। तुम सलामत हो? उधर से एनी ने छूटते ही पूछा। मुझे क्या होना था? रात वो कार तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे नहीं थी, शायद वो तुम्हारे पीछे।
तुम्हें कार से उतारने के बाद मुझे तो वो नीली कार कहीं भी नजर नहीं आई, उधर से एनी ने कहा। तब मैंने सोचा कि वो तुम्हारे पीछे होगी, परंतु तुम कह रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ। शायद वो कार किसी के भी पीछे नहीं थी, तुम्हें गलती लगी हो कि वो पीछा कर रही है। एनी की गहरी सांस लेने की आवाज आई, फिर बोली, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कार वालों ने तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। अगर तुम्हारा कोई फोन नंबर होता मेरे पास तो मैं तुम्हें 10 बार फोन कर चुकी होती। आज के प्रोग्राम के बारे में बताओ, देवराज चांद बोला। मैं होटल छोड़ आया हूँ। ये तो अच्छी बात है, हम कहीं किराए पर घर ले लेते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट से बात करेंगे। तुम कहाँ हो? पता नहीं, मैं यहाँ की जगहों के बारे में ज्यादा नहीं जानता। तुम रेड क्रॉस रोड पर मिलो मुझे, मैं आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी और तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, रेड क्रॉस रोड पर मिलेंगे, देवराज चांद ने कहा और रिसीवर रख दिया। बूथ से निकलकर देवराज चांद कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। किसी से रेड क्रॉस रोड के बारे में पूछना था। इन बातों के साथ ही देवराज चांद का दिमाग पार्कसन में उलझा था, जिसके बारे में माइकल ने बताया था। पार्कसन का ठिकाना कहाँ है, माइकल ने बता दिया था। पहली फुर्सत मिलते ही उसने पार्कसन के पास जाना था। उससे फिरोजा के बारे में पूछना था या फिरोजा की खबर उससे लेनी थी कि वो कहाँ मिलेगी। अगला दृश्य। देवराज चौहान और एनी को शाम 4 बजे तक स्टार अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट मिल गया। देवराज चौहान चोरी की कार को तभी छोड़ चुका था जब एनी कार लेकर रेड क्रॉस रोड पहुंची थी। उसके बाद वो प्रॉपर्टी एजेंट के पास गए और 2-3 घंटों में 3 फ्लैट देखने के बाद ये फ्लैट पसंद कर लिया। एनी ने कहा कि वो कल सामान ले आएगी अपना। इस फ्लैट को सजाना भी पड़ेगा, एनी कह उठी, जबकि ड्राइंग रूम में सोफा और बेडरूम में बेड मौजूद है। जैसा तुम ठीक समझो वैसा कर लो। मैं कर लूं? अब हम दुनिया की नजरों में पति पत्नी हैं। घर सजाने के लिए हम दोनों को काम करना होगा। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे साथ सामान खरीदने चल पड़ूंगा। फिर तो तुम अच्छे पति हो, एनी हंसी। मेरे पास कोई फोन नहीं है, मैं बाजार से फोन खरीद लूं, देवराज चांद ने कहा। जरूर, किचन का थोड़ा सामान भी ले लेना, ताकि हम कॉफी पी सकें। मैं तुम्हें सामान की लिस्ट बना देती हूँ जो कि अभी के लिए जरूरी है, बाकी मैं कल ले आऊंगी, एनी ने कहा। 15 मिनट बाद देवराज चांद फ्लैट से बाहर निकल गया। एनी ने फ्लैट का दरवाजा भीतर से बंद किया और फुर्ती से देवराज चांद के सूटकेस और ब्रीफकेस की तलाशी लेने में व्यस्त हो गई। रात रॉजर ने बताया था कि फिरोजा वाली सीडी देवराज चांद ने सीआईए से हासिल कर ली है। ब्रीफकेस में 3 रिवॉल्वरें, मैगजीन और साइलेंसर मिले, जबकि सूटकेसों में कपड़े और पासपोर्ट के अलावा कुछ नहीं था। एनी ने बार बार 2-3 बार तलाशी ली, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। एनी ने सूटकेस और ब्रीफकेस बंद किया और मोबाइल से रोजर को फोन किया। बात हुई। तुम कह रहे थे कि सीडी देवराज चांद के पास है? हाँ, उसके पास है, रॉजर की आवाज कानों में पड़ी। मैं देवराज चौहान के साथ हूं इस वक्त, और मैंने उसका सारा सामान चेक किया है। सीडी कहीं भी नहीं है। सीडी देवराज चौहान के पास ही है, लेकिन कहाँ? तुमने उसका सामान चेक किया? सारा? तो सीडी उसने कहीं छुपा दी होगी, या उसने अपने पास ही कहीं रखी होगी। वो कहाँ है इस वक्त? नया मोबाइल खरीदने गया है। जब वो आए तो किसी बहाने से उसके कपड़े चेक करना। समझ गई। ध्यान रखना, वो खतरनाक है। अगर उसे तुम पर जरा भी शक हो गया तो सब ठीक रहेगा। ऐसा कुछ होता है तो वही मरेगा। एनी की आवाज खतरनाक हो गई। तुम्हें हर वक्त सतर्क रहना होगा। मुझे पता चला है कि देवराज चौहान हिंदुस्तान का नामी डकैती मास्टर है। ओह, ऐसा इंसान हमारी जासूसी दुनिया में कैसे आ गया? देवराज चौहान मार्शल की तरफ से आया है। तुम पार्कसन से मिली? नहीं, जरूरत नहीं समझी। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, वो भी हमारा साथी है और इसी काम पर है। अभी उससे मिलने की जरूरत नहीं। मेरी बात हुई पार्कसन से, वो जॉन की मौत के बारे में जानता है। रोजा के बारे में उसके पास कोई खबर है? नहीं, रोजा के बारे में किसी के पास कोई खबर नहीं। वो मेरी बहन है, मुझे उसकी चिंता है, एनी व्याकुल स्वर में कह उठी। इस धंधे में रिश्ते नहीं देखे जाते, वो सिर्फ ब्रिटिश जासूस है। ऐसा ही सही, पर वो है कहाँ? खोज की जा रही है। कोई नई नई खबर हो तो मुझे बताना। मेरे लिए कोई काम बताओ। अभी कुछ नहीं। तुम फिरोजा को ढूंढने की कोशिश।
रोजा एस्टोनिया में एक पानी के जहाज द्वारा पहुंची थी। ग्राफिको नाम के जर्मन व्यक्ति से फिरोजा की बात हो रही थी। ग्राफिको ने ही उसे जहाज पर जगह दिलाई थी। शायद फिरोजा की ग्राफिको से सीडी बेचने की बात हो चुकी थी। फिरोजा गद्दार नहीं हो सकती जो सीडी बेचती। अभी तक तो यही खबर है कि फिरोजा ने सीआईए को सीडी बेची, और ये बात तुम जानती हो। कुछ गड़बड़ है। ये छोड़ो। फिर ग्राफिको ने फिरोजा से सीडी नहीं खरीदी? वो ग्राफिको से मिली ही नहीं। एस्टोनिया पहुंचकर सीआईए से क्यों मिली? साइमन डिसूजा से। तुम्हें यह बात किससे पता चली? पार्कसन से। ग्राफिको पर दबाव बनाओ कि वो मर चुका है। देवराज चांद ने फिरोजा के बारे में पूछते हुए उसे मार दिया। हर तरफ देवराज चौहान का नाम ही सुन रही हूँ, एनी ने झल्ला कर कहा। समझ में नहीं आता कि जब देवराज चौहान ने वो सीडी हासिल कर ली है तो वो फिरोजा को क्यों तलाश कर रहा है। ये समझ से बाहर है। तुम हर हाल में देवराज चौहान से वो सीडी हासिल करो एनी। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने नया मोबाइल लेकर नया कनेक्शन लिया और बाहर आकर मार्शल को फोन किया। कुछ देर में ही मार्शल से बात हो गई। कैसे हो देवराज चौहान? यहाँ मेरे लिए खतरा बहुत है। मेरी जान लेने की कोशिश। मैं जानता हूं कि तुम सबसे निपट लोगे। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। साइमन डिसूजा को मारकर सीडी ले आए। ये काम तुम ही कर सकते थे, वरना कोई सीआईए के ठिकाने पर जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुमने ही कहा था ये काम करने को। हाँ, मैंने सोचा या तो तुम मारे जाओगे या काम पूरा करोगे। तुम मारे जाते तो आगे के काम के लिए मुझे किसी और को भेजना पड़ता। प्लान के मुताबिक तुमने सीडी कल ही कुरियर करा दी थी। कुछ देर पहले ही मुझे फोन आया कि सीडी ठिकाने पर पहुंच गई है। मैं उस व्यक्ति का नंबर तुम्हें दे देता हूँ। वो तुमसे बात करना चाहे तो कर लेना। वो तुम्हारा आदमी है। जाहिर है जिसके पास मैंने सीडी भेजने को कहा है वो मेरा खास होगा। फिरोजा नहीं मिली? नहीं, उसकी कोई खबर की कुछ भी नहीं। देवराज चांद ने कहा। फिरोजा एस्टोनिया में पहुंची और गुम हो गई। उसने सीआईए को सीडी दी थी। हो सकता है सीआईए के पास हो फिरोजा। इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं। रैलीबो होटल क्यों छोड़ दिया? मुदस्सिर मार्शल ने पूछा। तुम मुझ पर नजर रखवा रहे हो? देवराज चांद के होठों से निकला। ज्यादा नहीं, इतनी नजर रखवाना जरूरी है। जिस लड़की के साथ तुम उस फ्लैट में हो वो कौन है? आयरलैंड की है वो, और कंप्यूटर की नौकरी करती है यहाँ। हम पति पत्नी के रूप में किराए की जगह पर रह रहे हैं। इस काम में किसी अनजान व्यक्ति के साथ खतरनाक साबित हो सकता है। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। उधर से मार्शल ने फोन बंद कर दिया। देवराज चांद फोन जेब में रखकर पैदल ही आगे बढ़ गया। यहाँ से 10-12 मिनट का रास्ता था फ्लैट का। अभी आधा रास्ता ही पार किया था कि फोन बजा। हेलो। देवराज चांद ने बात की। मार्शल ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। एक अनजान आदमी की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हारी भेजी सीडी मुझे मिली। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। बताओ कहाँ हो, मैं वहीं आ जाता हूँ। मेरा नाम जानते हो? देवराज चांद ने सतर्क स्वर में पूछा। देवराज चौहान। तुम्हारा अभी मिलना जरूरी है? हाँ। देवराज चौहान ने बताया कि वो कहाँ पर है। अगला दृश्य। 40 मिनट बाद एक काली कार कुछ दूरी पर आकर रुकी और उसमें से हरी कमीज पहने एक व्यक्ति बाहर निकला तो देवराज चांद उसकी तरफ बढ़ गया। उसने बता दिया था कि वो काली कार में हरी कमीज पहने आएगा। देवराज चांद उसके पास पहुंचते ही उससे कहा। मेरा देवराज चौहान ने पास पहुंचते ही देवराज चौहान के पास पहुंचते ही उसने कहा, मेरा नाम ब्रेटन मार्श है। तुमने वो सीडी देखी थी जो मुझे भेजी? नहीं। ब्रेटन मार्श ने सीडी को कमीज के भीतर से निकाला और देवराज चौहान की तरफ बढ़ाकर बोला, ये सीडी नकली है। क्या? देवराज चौहान चौंका। ये वो सीडी नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। उधर से मार्शल ने फोन बंद कर दिया। सॉरी। देवराज चांद ठगा सा ब्रेटन मार्श को देखता रह गया। पक्का कह रहे हो? हाँ। तुम्हें ये सीडी किसने दी थी? साइमन डिसूजा ने। उसने सीडी बदल दी होगी। उसने मुझे चलाकर थोड़ी सी दिखाई थी। शुरू में फिरोजा की तस्वीर है इस सीडी में। ये नकली है।
उसने सीडी को देवराज चांद के हाथ पर रखते हुए कहा, बेहतर है असली वाली सीडी ढूंढो। अगला दृश्य। देवराज चांद बाजार से कॉफी का सामान, ब्रेड वगैरह लेकर फ्लैट पर पहुंचा। एनी ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही मुस्कुरा कर कह उठी, बहुत देर लगा दी, मैंने सोचा तुम रास्ता भूल गए हो। देवराज चांद ने उसे सामान के लिफाफे थमाए और भीतर आ गया। एनी ने दरवाजा बंद करके पलट कर बोली, फोन ले लिया? हाँ। नंबर मुझे दे देना, कभी जरूरत पड़ सकती है। देवराज चांद कुर्सी पर जा बैठा। कुछ परेशान हो? एनी ने कहा। लिफाफों को टेबल पर रख दिया। नहीं, यूं ही। नहा लो, फिर मैं कॉफी बनाती हूँ, या पहले कॉफी पीना पसंद करोगे? नहाने के बाद। एनी पास आई और देवराज चांद के गले में बाहें डाल दी। ये क्या कर रही हो? हम पति पत्नी हैं, बेशक झूठे ही सही। एनी हंसी। उसके हाथ देवराज चांद के शरीर पर फिरने लगे। देवराज चांद खड़ा हुआ। एनी के हाथों को पीछे करके बोला, यह सब मेरे साथ नहीं चलेगा। देवराज चांद का स्वर सामान्य था। क्यों? एनी हैरान सी कह उठी। मैं शादीशुदा हूं। तो मैं कौन सा तुमसे शादी करने को कह रही हूँ? मैं तो सिर्फ। ये सिर्फ भी नहीं चलेगा। मुझे ये सब पसंद नहीं। हैरानी है, हमारे आयरलैंड में तो इन चीजों को बुरा नहीं माना जाता। बात अच्छे बुरे की नहीं है। मुझे ये सब पसंद नहीं। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। मेरे पास पहले ही उलझने बहुत हैं। एनी ने पास आकर देवराज चांद का हाथ पकड़कर कहा, मुझे बताओ क्या उलझने हैं, शायद मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। ये तुम्हारा काम नहीं। देवराज चांद ने कस लिया। मैं नहाने जा रहा हूं। इसके साथ ही देवराज चांद ने जेब से सामान निकालकर टेबल पर रखना शुरू कर दिया। सामान पर्स में था। सीडी थी, अन्य चीजें थी। सीडी पर निगाह पड़ते ही एनी सतर्क हो गई। देवराज चांद सूटकेस के पास पहुंचा और उसमें से पहनने के लिए कपड़े निकालने लगा। एनी की निगाह बार बार टेबल पर पड़ी सीडी की तरफ जा रही थी। मोबाइल देवराज चांद के पास ही था। वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। इस सीडी में क्या है? एनी ने पूछा। देवराज चांद ने ठिठक कर पल भर के लिए एनी को देखा और कहा, बिजनेस संबंधी बातें दर्ज हैं इसमें, कहकर देवराज चांद बाथरूम की तरफ बढ़ गया। देवराज चांद ने बाथरूम में जाने के पश्चात एनी को आगे बढ़कर देवराज चांद के बाथरूम में जाने के पश्चात एनी ने आगे बढ़कर सीडी उठाई। अगले ही पल एनी की आंखें सिकुड़ी। सीडी पर सीक्रेट शब्द लिखा हुआ था। एनी फिरोजा की लिखाई को अच्छी तरह पहचानती थी। यह फिरोजा की ही लिखाई थी। एनी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। इसी सीडी की तो उसे तलाश थी। सारे मामले में मुसीबत की जड़ सीडी ही थी। एनी ने सीडी को अपने कपड़ों में छुपाया और किचन की तरफ बढ़ गई। साथ ही मोबाइल निकाला और रॉजर का नंबर मिलाने लगी। साथ ही किचन में कॉफी बनाने में व्यस्त हो गई। हेलो, रॉजर की आवाज कानों में पड़ी। रॉजर, एनी ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे देवराज चौहान से वो सीडी मिल गई है। वेरी गुड। इस वक्त कहाँ हो? जो फ्लैट हमने किराए पर लिया है वहां। देवराज चौहान कहाँ है? बाथरूम में। तुम सीडी के साथ वहां से निकल आओ। एनी खामोश रही। कॉफी भी बनाती रही। एनी, सुन रही हूं। तुम सीडी के साथ वहां से निकल जाओ, बढ़िया मौका है तुम्हारे पास। मैं फैसला नहीं कर पा रही हूं। क्या? देवराज चांद फिरोजा को ढूंढ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है। हमें क्या, वो सीडी मिल गई तो फिरोजा भी मिल जाएगी देर सवेर में। फिरोजा मेरी बहन है रॉजर। काम पहले, रिश्ते बाद में। इस मामले में तुम्हारी बहन इस तरह फंसी होती तो तुम भी यही कहते। मेरी बात को समझो एनी, फिरोजा ब्रिटिश जासूस है। वो अपने को संभालना बचाना जानती है। मुझे लगता है कि वो इस वक्त कहीं छिपी है और सामने आने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही है। या वो डरी पड़ी है कि उसने सीडी सीआईयू के हाथों बेचकर अपने देश से गद्दारी की। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि फिरोजा सीआईए के कब्जे में हो सकती है? सीआईए ने उससे सीडी ले ली हो और उसे कैद भी कर लिया हो। एनी के दांत भिज गए। फिरोजा के बारे में ये सोचो कि वो गद्दार नहीं है। मत भूलो कि चीफ की तरफ से कहा गया है कि फिरोजा ने सीआईए को सीडी बेच दी है। चीफ को गलती भी लग सकती है। आज तक तो चीफ ने हर बात सही कही है। रॉजर का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। एनी के होंठ भिचे रहे। वो अब कॉफी प्यालों में डाल रही थी। तुम करना क्या चाहती हो? मैं जानना चाहती हूँ कि देवराज चौहान क्यों फिरोजा को ढूंढ रहा है। ठीक है, तुम जो भी करो, मैं वहां पहुंचता हूँ। तुम किसी तरह बाहर आकर मुझे वो सीडी दे देना।
उसके बाद ही देवराज चांद से बात करना। फ्लैट का पता बताओ मुझे। एनी ने फ्लैट के बारे में बताया और फोन बंद करके जेब में रखा। फिर कॉफी के प्याले उठाकर वापस ड्राइंग रूम पहुंची और एक प्याला टेबल पर रखा और दूसरा खुद थामे कुर्सी पर बैठकर घूंट भरा। एनी के चेहरे पर गंभीरता नाच रही थी। 2 मिनट बाद देवराज चौहान बाथरूम से बाहर निकला। नहाकर वो दूसरे कपड़े पहने था। लो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बना दी है। मैं एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ, एनी ने मुस्कुराकर कहा। थैंक्स। देवराज चौहान मुस्कुराया और सिर के गीले बालों में उंगलियां फिराता कुर्सी पर आ बैठा। कॉफी का प्याला उठाकर घूंट भरा। चेहरे पर सामान्य भाव थे। घूंट भरते एनी की निगाह देवराज चौहान पर थी। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजा। कॉफी का प्याला टेबल पर रखकर देवराज चौहान ने फोन पर बात की। हेलो। नया घर मुबारक हो। मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। तुम्हारे होटल के कमरे से लाश मिल गई है वेटर की। पुलिस वहां के सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी तस्वीर तलाश रही है। तुम्हारे लिए खतरा बढ़ गया है। समझ गया। और इस वक्त तुम खतरे के कुएं में मौजूद हो। मार्शल का स्वर गंभीर था। देवराज चौहान संभला। क्या मतलब? तुम्हारे साथ जो लड़की है उसका नाम एनी है और वो ब्रिटिश जासूस है, उसी डिपार्टमेंट में जहां फ्रोजा काम करती है। देवराज चौहान मन ही मन बुरी तरह चौंका। एनी की तरफ नजर उठी। एनी उसे देखती रही। पक्की बात? हाँ। एनी अपनी बहन को ढूंढने एस्टोनिया आई है, ऑफिस की तरफ से। बताने का शुक्रिया। तुम्हारे हवाले काम करके मैं लापरवाह नहीं हुआ। हमारा खेल चौकस रहने का होता है। मार्शल की आवाज कानों में पड़ रही थी। हमारा एक आदमी काम करता है तो चार उस पर नजर रखते हैं। यही सिस्टम है हमारा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अब ये जानना तुम्हारा काम है कि एनी तुम्हारे बारे में क्या जानती है। हम्म। बैटन मार्च ने बताया कि वो सीडी नकली है। मैं तो असली लाया था। साइमन डिसूजा ने तुम्हें गलत सीडी दे दी होगी। वो तुम्हारे सामने है या? हाँ। उससे तुम निपटो। इसके साथ ही उधर से मार्शल ने फोन बंद कर दिया। फोन रखकर देवराज चांद ने कॉफी का प्याला उठा लिया। घूंट भरा। एनी को देखा। अब पहली बार उसे एनी खतरनाक लगी थी। ये ब्रिटिश जासूस थी, रोजा की बहन थी। उसे तलाश कर रही थी और उसके साथ भी थी। दोनों की नजरें मिली। एनी मुस्कुराई। देवराज चांद मुस्कुराकर कह उठा, तुम कॉफी अच्छी बनाती हो। मेरी माँ भी यही कहती है। एनी हंसी। किसका फोन था? हिंदुस्तान से, मेरे बॉस का। क्या कह रहे थे? बिजनेस की बातें हैं। तुमने अचानक ही मेरी तरफ देखा जैसे उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया हो। एनी बोली। वहम हुआ है तुम्हें। जाने क्यों एनी अब सतर्क नजर आ रही थी। तभी सीडी के लिए देवराज चांद की निगाह टेबल पर गई। वहां सीडी ना देखकर देवराज चांद मुस्कुराया और एनी से बोला, सीडी कहाँ है जिसके बारे में तुम पूछ रही थी? मेरे पास है। एनी खुलकर मुस्कुराई। तुम्हारे पास? वो तो मेरी है फिर। अब वो मेरी है। देवराज चांद ने एनी की आंखों में झांका। क्या चाहती हो तुम? देवराज चांद कॉफी का प्याला टेबल पर रखकर कह उठा, वो सीडी मेरी है मिस्टर देवराज चांद। एनी बोली। सीडी मेरी बहन फिरोजा की है। देवराज चांद के होंठ सिकुड़े। मुझे फोन पर अभी अभी पता चला कि तुम और फिरोजा बहनें हो। मैं समझ गई थी कि तुम्हें फोन पर मेरे बारे में बताया जा रहा है। एनी बोली। ब्रिटिश जासूस हो तुम? हाँ। फिरोजा भी ब्रिटिश जासूस है। तुम दोनों एक ही डिपार्टमेंट से हो। एनी के चेहरे पर कुछ सख्ती के भाव उभरे। वो सीडी मेरी है। नहीं, उस पर मेरी एजेंसी का हक है। उसे फिरोजा ने तैयार किया है। मैं तुमसे जबरदस्ती ले भी सकता हूं। कोशिश करके देखो। देवराज चौहान अपनी जगह पर बैठा रहा। तुम हिंदुस्तान के डकैती मास्टर हो। कब से जानती हो मेरे बारे में? शायद कल से। मतलब कि जब मुझसे मिली तब मेरे बारे में कुछ नहीं पता था? इत्तेफाक से कुछ नहीं पता था, परंतु तुम्हारी तस्वीर देख चुकी थी इसलिए फौरन पहचान लिया कि तुम तो मार्शल के भेजे हुए हो। तुम्हें कब से मेरे बारे में पता लगा? अभी। मार्शल ने बताया। बहुत कुछ जानती हो। तुम डकैती मास्टर हो, तुम्हें जासूसी के काम में नहीं आना चाहिए था। ये तुम्हारा काम नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं सब तरह के काम कर लेता हूँ। मार्शल के लिए कब से काम कर रहे हो? अभी से।
उसके लिए ये मेरा पहला और आखिरी काम है। भाड़े के टट्टू हो? नहीं। तो इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। वो सीडी मेरे हवाले कर दो। वो मेरी है। उस पर मेरा हक बनता है। वो तुम्हारे काम की नहीं है। वो नकली सीडी है। देवराज चौहान ने कहा। बेवकूफ मत समझो मुझे कि तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हें सीडी दे दूंगी। वो सच में नकली है। ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। एनी ने सतर्क स्वर में कहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वो नकली सीडी है, मेरा यकीन करो। तुम्हारे काम की नहीं है, परंतु मुझे वो चाहिए। नकली है तो तुम उसका क्या करोगे? उसमें क्या नकली है ये देखना है। तुम्हें सीडी मिल गई थी तो कब पता चला कि सीडी नकली है? एनी बोली। जब मैं बाजार गया फोन खरीदने। उससे पहले तो तुम्हें यही लगता रहा कि सीडी असली है। ऐसे में फिरोजा की तलाश क्यों कर रहे थे? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत नहीं, ये हमारा मामला है। फिरोजा ब्रिटिश जासूस है। वो मेरी बहन है और मैं उसे तलाश कर रही हूँ। मुझे फिरोजा को तलाश करके सामने लाना है। वजह? सबूत के तौर पर। सीडी उसने तैयार की थी। वो सारे मामले को बेहतर ढंग से दुनिया को समझा सकती है। फिरोजा तुम लोगों की बात मानकर दुनिया को क्यों समझाएगी? वो समझाएगी दुनिया को कि असल मामला क्या है। उसकी बात हर कोई सुनेगा। फिरोजा किसी हाल में नहीं मानेगी ये बात। जब वो पकड़ में आएगी तो मानेगी भी। देवराज चौहान ने कहा। फिरोजा इस बारे में क्या सोचती है? पता नहीं, सीडी बनाने के बाद उससे बात नहीं हो पाई। फिरोजा ने सीआईए को सीडी क्यों बेची? देवराज चौहान ने पूछा। तुम कैसे कहते हो कि बेची? हो सकता है सीआईए फिरोजा से सीडी छीन कर उसे बंधक बना लिया हो, उसे मार दिया हो। ऐसा कुछ नहीं है। मार्शल के पास इस बात के सबूत हैं कि फिरोजा ने सीआईए को सीडी बेची। फिरोजा अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकती। एनी ने दांत भींच कर कहा। तुम्हारी एजेंसी इस बारे में क्या सोचती है? एजेंसी भी वही कहती है जो तुम कह रहे हो, परंतु मैं जानती हूं कि फिरोजा गद्दार नहीं है। सीडी और फिरोजा के हाथ लगने पर तुम्हारी एजेंसी क्या करेगी? देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। इस सारे मामले को दबा देगी। क्यों? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। ब्रिटिश सरकार अमेरिका से दुश्मनी नहीं चाहती। एनी गंभीर स्वर में बोली। हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लेगी? हिंदुस्तान कुछ भी नहीं कर सकेगा। उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं होगा कि अमेरिका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को खत्म करने जा रहा है। इसके लिए कोई प्लानिंग तैयार की है, क्योंकि तब फिरोजा और सीडी ब्रिटिश सरकार के अधिकार में होंगे। बाहर कोई गवाह नहीं होगा। ये तो गद्दारी वाली बात कर रहा है तुम्हारा देश। मैं एजेंसी की नौकर हूं और एजेंसी के विचार तुम्हें बताए हैं। एनी ने देवराज चांद को देखते हुए कहा। तुम्हें सीडी मिल जाने के बाद भी फिरोजा को बतौर गवाह तलाश रहे थे? हाँ। इसके साथ एक और वजह भी है। क्या? मार्शल का एक एजेंट इंग्लैंड में उसके साथ था। जगमोहन नाम है उसका। तो फिरोजा के साथ जगमोहन भी लापता है। मार्शल हर हाल में जगमोहन को वापस चाहता है। क्यों? ये मार्शल ही जानता है। मैं तो उसके बताए काम पर काम कर रहा हूं। वो एनी सोच भरे स्वर में बोल उठी। मेरे ख्याल में दोनों जहां भी हैं इकट्ठे हैं। क्यों? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। शायद जगमोहन और फिरोजा में प्यार हो गया है। वो शायद अपने भविष्य की कोई योजना बना रहे थे। अगर फिरोजा इस वक्त भी मार्शल के एजेंट जगमोहन के साथ है तो एजेंसी में फिरोजा का भविष्य खत्म हो जाएगा। शायद उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि दूसरे देश के जासूस के साथ रहने पर अपने देश की बातें बाहर आ जाती हैं। क्या मार्शल को अपने एजेंट की हरकत पर एतराज नहीं? मार्शल सिर्फ अपने एजेंट की वापसी चाहता है। उसके बाद वो क्या करेगा मैं नहीं जानता। देवराज चौहान ने कहा। एनी सोचों में डूबी रही। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तुम जगमोहन को ढूंढ रहे हो, मैं फिरोजा को ढूंढ रही हूँ। हम दोनों ये काम साथ मिलकर कर सकते हैं। एनी कह उठी। परंतु मैं फिरोजा को मार्शल के हवाले करूंगा। फिरोजा की हमारे देश को जरूरत है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी एजेंसी फिरोजा को वापस चाहती है ताकि उससे बात की जा सके। देवराज चौहान मुस्कुराया। मुस्कुरा क्यों रहे हो? हमारी राहें एक होकर भी हमारी मंजिलें जुदा हैं। तुम्हारे पास कोई खबर है फिरोजा या जगमोहन की? होगी भी तो तुम्हें बताने से रही। तुम्हारे पास एस्टोनिया में रहने को कोई जगह होगी, फिर तुमने मेरे साथ रहना क्यों?
मेरी आदत है कि मैं अपने साथियों से संपर्क बनाए रखती हूँ, परंतु ठिकाना मेरा अलग ही होता है। एजेंसी की मैं नंबर 1 जासूस हूँ। रोज़ा बेशक मेरी बहन है, परंतु मेरे लिए देश महत्वपूर्ण है। देवराज चौहान एनी को देखता रहा। तुमने रोजान शहरी ग्राफिकों को मारकर मेरे लिए परेशानियां पैदा कर दी। फिरोजा तक पहुंचना कठिन हो गया है। ये दोनों जिंदा होते तो मैं इनसे पूछताछ करके, इन्हें फिरोजा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, देवराज चौहान ने कहा। तभी मैंने तुम्हें। एनी एकाएक खड़ी हुई। देवराज चौहान ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे देखा। अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हों तो ही बेहतर। सीडी मुझे वापस दे दो। ये संभव नहीं। एनी के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। देवराज चौहान भी खड़ा हो गया। चेहरे पर सख्ती आ गई। वो सीडी नकली है, परंतु मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मुझे जो भी कहोगे गलत ही। तभी देवराज चौहान ने एनी पर छलांग लगा दी, लेकिन एनी सतर्क थी और फुर्ती से उसने अपनी जगह छोड़ दी। देवराज चौहान कुर्सी से टकराया, लड़खड़ाया, फिर संभला। एनी को देखा। रुझान शहरी क्लब में क्या हुआ था? एनी पीछे हटते हुए बोली। वहां मेरा साथी एजेंट जॉन मारा गया था। रुझान शहरी का अपहरण करना चाहता था जॉन? हाँ। वहां उसने 7-8 आदमियों को मारा और रुझान शहरी तक पहुंच गया था। उसका अपहरण करने की फिराक में था, परंतु तभी मैं ऊपर से वहां पहुंच गया और उसे मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि मैं रुझान शहरी से फिरोजा के बारे में पूछना चाहता था, जो कि तीसरे की मौजूदगी में संभव नहीं था। जॉन को मारकर तुमने बुरा किया। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो उसे जानता भी नहीं था। देवराज चौहान एनी की तरफ बढ़ा। सीडी मुझे दे दो। भूल जाओ। तभी देवराज चौहान ने कुर्सी उठाकर एनी पर फेंकी। एनी ने तुरंत एक तरफ जंप ली और फिर फौरन ही सीधी खड़ी हो गई। देवराज चौहान उसकी तरफ बढ़ा। दोनों के चेहरों पर शिकारियों जैसे भाव थे। एनी के पीछे दीवार थी। दरवाजा दूसरी तरफ था। देवराज चौहान को पार करके ही दरवाजे तक पहुंचा जा सकता था। एनी पीछे सरक रही थी। देवराज चौहान आगे बढ़ रहा था। वहां का माहौल खतरनाक हो उठा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। एनी पीछे की दीवार से जा सटी, ठिठक गई। देवराज चौहान के होंठ भिजे हुए थे। वो सावधानी से आगे बढ़ता जा रहा था। ठहरो, एकाएक एनी बोली। मैं तुम्हें सीडी दे देती हूँ। देवराज चौहान ठिठका। दो। खतरनाक स्वर निकला देवराज चौहान के होंठों से। तभी एनी उछली और अपनी दोनों टांगे दीवार पर लगाकर जोरों से दीवार को धकेला, जैसे जिसका अंजाम ये हुआ कि वह तेजी से देवराज चौहान की तरफ हवा में बढ़ी और टकरा गई देवराज चौहान से। देवराज चौहान के होंठों से अजीब सी आवाज उभरी। उसके पांव उखड़े और पीछे को जा गिरा। एनी भी गिरी, फिर तुरंत ही गुड़िया की भांति उछलकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ झपटी। नीचे पड़े संभलते देवराज चौहान ने उसकी टांग पकड़ी। एनी धड़ाम से नीचे जा गिरी, परंतु हाथ आगे कर लेने से चोट नहीं लगी। देवराज चौहान ने टांग छोड़ी और फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। तब तक नीचे पड़ी एनी अपनी टांग चला चुकी थी, जो कि देवराज चौहान की पिंडली पर पड़ी। देवराज चौहान लड़खड़ाया। इतना वक्त ही बहुत था एनी के लिए और वो उछलकर खड़ी हो गई। फिर दोनों आमने सामने खूंखार शेरों की तरह खड़े थे। एनी के पीछे दरवाजा था बाहर निकल जाने के लिए, परंतु वो जानती थी कि इस वक्त देवराज चौहान सतर्क है और उसे किसी भी कीमत पर वहां से जाने नहीं देगा। देवराज चौहान को इस बात का पूरा आभास था कि एनी वहां से निकल जाना चाहती है। एकाएक एनी शिकारी अंदाज में देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगी। देवराज चौहान खड़ा उसे देखता रहा। एनी धीमे धीमे देवराज चौहान के पास पहुंचती जा रही थी कि 2 कदम का फासला रह गया। तभी देवराज चौहान ने बाज की तरह झपट्टा मारा और एनी को दोनों बाहों में जकड़कर अपने साथ सटा लिया। एनी उससे लिपट गई और तड़प कर बोली, तुमने किसी बहाने से ही सही मुझे अपने सीने से तो लगाया। देवराज चौहान ने दांत भींचकर उसे अपने से अलग करना चाहा, परंतु एनी देवराज चौहान से लिपटी कह उठी, प्लीज मुझे अपने से अलग मत करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे सीने से लगकर। गर्म शरीर है तुम्हारा। मैंने सुन रखा है कि हिंदुस्तानी बेड पर बड़ा मजा देते हैं। तुम मुझे बेड पर ले चलो। एनी की गर्म सांसें देवराज चौहान की छाती से टकरा रही थी। वो जैसे खड़े खड़े ही देवराज चौहान के शरीर में प्रवेश कर जाना चाहती थी। हटो। उसने अपने जुदा उसे अपने से जुदा करने की कोशिश में देवराज चौहान बोला, सीडी मेरे हवाले करो। मैं तो खुद को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मेरे कपड़े उतारो और सीडी के साथ साथ मुझे भी ले लो।
देवराज चौहान ने उसे कंधे से पकड़कर अपने से अलग करना चाहा, परंतु एनी की बाहों का घेरा देवराज चौहान की पीठ से सटा पड़ा था। उसके शरीर की गर्मी देवराज चौहान को महसूस होने लगी थी। मुझे प्यार करो ना। देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि आखिर एनी चाहती क्या है। उनके बीच सीडी की बात चल रही थी और अब एनी प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी। देवराज चौहान ने पुनः उसे अलग करने की चेष्टा की। एनी छिटक कर अलग हुई और देवराज चौहान के संभलने से पूर्व ही एनी ने पैर की ठोकर देवराज चौहान की टांगों के बीच मारी। देवराज चौहान को एनी से ऐसे खतरनाक वार की आशा नहीं थी, क्योंकि एनी पल पल रूप बदल रही थी। देवराज चौहान के होठों से चीख निकली और दोनों हाथ टांगों के बीच रखे नीचे बैठता चला गया। उसका चेहरा सुर्ख होकर धधक उठा। पीड़ा की वजह से सांस अटक रही थी। मैं चली देवराज चौहान। एनी की आवाज उसके कानों में पड़ी। हम जासूसों की दुनिया में डकैती करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। मुझसे आज तक कोई नहीं जीत सका, तो तुम कैसे जीत पाते मुझसे। दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। देवराज चौहान समझ गया कि एनी चली गई। 5 मिनट लगे देवराज चौहान को सामान्य होने में। फिर वो उठा। चेहरे पर अभी भी लाली चमक रही थी। उसने कमरे में नजरें दौड़ाई। कॉफी के प्याले टेबल पर पड़े थे। देवराज चौहान को एहसास हो गया कि एनी सच में खतरनाक है। देवराज चौहान को एहसास हो गया था कि एनी सच में खतरनाक है। उस पर काबू पाने के लिए उसने जिस तरह नाटक किया, वो खतरनाक औरत ही कर सकती थी। एनी सीढ़ी ले गई थी। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और छोटी सी मुस्कान होठों पर तैर गई। मोबाइल उठाकर उसने बैटन मार्च का नंबर मिलाया। हेलो। बैटन मार्च की आवाज कानों में पड़ी। मैं, देवराज चौहान। मेरे रहने के लिए कोई जगह मिलेगी? देवराज चौहान ने कहा। तुमने आज ही तो जगह ली है उस लड़की के साथ। कुछ हो गया क्या? हुआ ही समझो। मेरे पास ऐसे कई कोई ऑर्डर नहीं कि तुम्हें जगह दूं। मार्शल से ऑर्डर ले लो। पुलिस मुझे तलाश रही है। यहाँ के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं है। एनी नाम की जिस लड़की के साथ वक्ती तौर पर मैंने रहने का प्रोग्राम बनाया था, वो फिरोजा की बहन निकली। ओह। वो भी उसी ब्रिटिश जासूसी एजेंसी की जासूस है जिसमें फिरोजा जासूस है। मुझे फौरन कोई नई जगह चाहिए। 5 मिनट रुको, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। कहकर उधर से ब्रेटन मार्च ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने वहां पड़ा अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सोचों में एनी घूम रही थी कि किस चालाकी के साथ उसने उस पर काबू पाया और निकल गई। तो चलिए दोस्तों, भाग 7 आज हम यहीं रोकते हैं। कहानी में बहुत जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न्स दिख रहे हैं। देवराज चौहान लड़की से मार खा गया। खैर कोई बात नहीं, वो होता है इस तरह कभी कभार। और वैसे भी भगवान ने शरीर का एक हिस्सा ऐसा दिया है कि वहां पर चोट लगते ही आदमी कम से कम 5 मिनट के लिए अपनी सारी सुध बुध, सारी शक्ति खो जाता है। वही उसके साथ हुआ बेचारे के साथ। लेकिन गलती ये रही कि मार्शल को पहले क्यों नहीं पता चला। एक तरफ मार्शल निगाह रखवा रहा है देवराज चौहान पर। वो लड़की कब से उसके साथ है और इन्हें खबर नहीं हुई, हवा नहीं लगी कि वो लड़की ब्रिटिश जासूस है। तो दरअसल ये देवराज चौहान की हार नहीं है, ये मार्शल की हार है। मार्शल की गलती की वजह से देवराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। किंतु कोई बात नहीं। अब दिक्कत ये है कि इतने सारे टाइम में, यानी फिरोजा और जगमोहन, मुझे लग रहा है वो जो 2 शहर कह रहे थे ना, वहां से 2 घंटे और 4 घंटे की दूरी पर वो लोग वहां निकल गए हैं और किसी को नहीं पता है। लेकिन मुझे अभी भी नहीं भरोसा नहीं हो रहा कि, क्योंकि रोजान शहरी ने क्या कहा कि फिरोजा आती थी और उसके साथ बिस्तर पर होती थी। यानी कि वो पूरी तरह से जासूस टाइप लड़की है जो अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जगमोहन के साथ प्यार का झांसा ही दे रही है वो। खैर, जो भी है, सच्चाई हमारे सामने अब बस आने ही वाली है। 400 पन्नों के इस नॉवल में हम 305 पन्नों पर आ चुके हैं। केवल 95 और है। कहानी सिरे लगने ही जा रही है।
आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने भाई के लिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। अगले भाग में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।